हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए जो आपके पेपर्स आने वाले हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अभी हम फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं आपके हाफ ईयरली जो पेपर आने वाला है वो आपके आएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 नंबर होंगे। आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज, फिलिप्स, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से रिपीट होंगे, तो इस पेपर का सल्यूशन पूरा देखें और इसको नोट कर लें। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। चलिए, पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि बल का विमीय सूत्र है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1t-2। ठीक है, ml t-2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। यानी दूसरा जो नियम है ना, वो क्या मापता है? तो किसको मेजर करता है? वो करता है फोर्स को, बल को। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है। और इस त्वरण की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू बटे टी। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या मापन करता है? ये फोर्स को मापता है। कौन सा? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु। प्रश्न, यहाँ प्रश्न मिसप्रिंट है। यहाँ पे लिखना था प्रथम या पहला। ठीक है ना, यहाँ लिखना था प्रथम। जैसे इंग्लिश में सही प्रिंट है क्या कि फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड मतलब पहले और दूसरे सेकंड में पार की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं, कोई कण अगर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, फ्रीली अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी का एक सूत्र होता है। क्या होता है? अगर nवें सेकंड में दूरी तय कर रहा है तो उसके लिए सूत्र हम लिखेंगे u प्लस 1/2 ए टी और 2n-1। ठीक है ना, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब अगर वो पहले सेकंड में पूछा हमसे, प्रथम सेकंड में, यहाँ मिसप्रिंट है, ये पहले सेकंड पूछा है, तो यहाँ पे n की जगह हम लिख देंगे 1 सेकंड। ठीक है, और ये u प्रारंभिक वेग 0 लेंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे सेकंड पूछा है तो n की जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों से जो हमको रेशियो मिलेगा, अनुपात मिलेगा, वो अनुपात क्या होगा? वो होगा अपने 1:3। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से nवें सेकंड में तय की गई दूरी, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत बार पूछा हुआ है, फिर भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, u प्लस nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है u प्लस 1/2 a और 2n-1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी किसी कण द्वारा जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, फ्रीली। ठीक है ना, अगला देखते हैं। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? जी यानी अपने जो, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान अधिकतम कहाँ होता है? ऊंचाई पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर और गहराई में। तो देखिए, ऊंचाई पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी के केंद्र में तो जी का मान 0 होता है। ठीक है, और गहराई में भी कम होगा, पृथ्वी की गहराई में एट डेप्थ कम होगा। लेकिन जी का मान पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं देखे, आपसे ये भी पूछते हैं कि भूमध्य रेखा पर अधिक होगा कि ध्रुवों पर अधिक होगा। तो आप जानते हैं अपनी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। ठीक है ना, इस प्रकार की है। तो यहाँ से ये दूरी ज़्यादा है, जहाँ दूरी ज़्यादा होता है ना, वहाँ जी का मान कम होता है। तो इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। तो जी का मान भूमध्य रेखा पर होता है कम, और ये होते हैं पोल, ध्रुव। यहाँ पे आर, आर यानी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या कम होती है तो जी का मान ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आपको पूछे तो पोल, पोल यानी ध्रुवों पर जी का मान होता है ज़्यादा और भूमध्य रेखा पर होता है कम। लेकिन ये ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं है, पृथ्वी की सतह पर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। कार्य करने की दर को कहा जाता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th में आपने कई बार पढ़ा। उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, बर्नौली प्रिंसिपल है ना, किस पे आधारित है ये? तो ये आधारित है अपने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्प्रिंग बल होता है। स्प्रिंग जो बल होता है वो किस प्रकार का बल होता है? तो वो एक कैसा बल होता है? अपने संरक्षी बल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संरक्षी बल होता है, जो अपने स्प्रिंग वाला बल होता है वो संरक्षी बल होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा।
अगर कोई बाह्य बल लगा ही नहीं रहे, बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वेग जो होता है ना वो नियत रहता है, वेग बदलता नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब रिक्त स्थान की पूर्ति है। बड़े सिंपल पूछा है क्वेश्चन कि आपको 0.007 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे सार्थक अंक सिर्फ ये एक 7 है, तो यहाँ पे सार्थक अंक लिख देंगे आप 1। कितना लिख देंगे? 1। ठीक है, अगला देखिए। 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूल यहाँ पे 1 किलोवाट घंटे में जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 की घात आपने कर देनी 6 जूल, ये ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल उत्पन्न विकृति के होता है। प्रतिबल जो उत्पन्न होता है विकृति के कैसा होता है? तो विकृति के होता है समानुपाती होता है। क्या होता है? यहाँ लिखेंगे आप, इस खाली जगह में लिखेंगे समानुपाती। जितना बल लगाया उतनी ज़्यादा विकृति होगी, समानुपाती कहने का मतलब। ठीक है, तो प्रत्यास्थता सीमा में क्या होता है? जितना ज़्यादा बल लगाया उतनी ज़्यादा विकृति होगी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हमसे, भौतिक राशि शक्ति का एसआई मात्रक भी बताना है और विमा भी आपको बतानी है। ठीक है, तो एसआई मात्रक तो होता है शक्ति का वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, और इसकी विमा क्या होती है? तो विमा लिख लीजिए M1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ML2T-3। ठीक है ना, ये इसकी विमा होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमको करना है समाकलन। ठीक है ना, समाकलन करना। तो आप जानते हैं जब भी इसका समाकलन करते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला काम आता है। क्या? कि x⁴n dx। ये जब समाकलन करते हैं तो इसके लिए आता है xn+1 और नीचे भी आता है n+1। ठीक है ना, ये सूत्र का इस्तेमाल करके हमको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको नीचे मिल भी जाएगा। ठीक है, तो अपने इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 7/3। जैसे कैसे आया देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, ये आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर अपने पास x² है, ऊपर कितना है? n कितना है? 2 है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो x⁴ हो गई, और नीचे n+1 होता है तो 2 + 1 3 बन गया। ठीक है, और इसका अपने को समाकलन करना है 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 7/8। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। अभिकेंद्रीय त्वरण को आपको परिभाषित करना है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा होती है जब कोई कण, क्या? जब कोई कण एक समानवर्तीय गति करता है तो उस कण में केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। का? ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, इसके ऊपर कोई कण गति कर रहा है तो इसके अंदर की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है ना, इसके लिए एक सूत्र यूज होता है जिसको बोलेंगे AC। क्या होता है? V²/R। ठीक है ना, ये अपने त्वरण का सूत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो? परिणाम एकांक हो, मतलब जिसका उत्तर क्या है? 1 आए। परिमाण जो हो वो 1 होना चाहिए और दिए गए सदिश की दिशा के समांतर हो। मान लीजिए आपको एक सदिश दे रखा है, दूसरा सदिश भी इसके समांतर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। अगला है, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए। त्रिभुज नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको इसमें सूत्र पूछ लेना तो सूत्र भी आपको आना चाहिए। क्या होता है? एकांक सदिश ऐसे निकालते हैं हम, सदिश ऊपर और नीचे मोड में नीचे लिख देते हैं इस प्रकार से, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब त्रिभुज सदिश नियम क्या होता है? ये जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये आपसे बहुत बार पूछी भी जाती है। ठीक है ना, तो त्रिभुज सदिश का नियम देखिए क्या होता है। अगर सदिशों के अंदर दो सदिश परिमाण और दिशा में दोनों में दो क्रमागत भुजाओं का समान क्रम में निरूपित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उसके विपरीत क्रम की दिशा और परिमाण दोनों को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक सदिश है और इसके सिर से दूसरे सदिश की पूंछ होनी चाहिए। तो ये जो सदिश हमने P सदिश लिया है और दूसरा हमने जो Q सदिश लिया है,
इन दोनों का जो परिमाण होगा वो ये होगा, तो इसको बोलेंगे आर पी प्लस क्यू। इसको हम बोलते हैं सदिश त्रिभुज सदिश, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम बोलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तृतीय नियम को समझाइए। तो तीसरा नियम क्या है अपने, तीसरा नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा नियम है। अगला देखिए, अदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उनमें से किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे के पहले की दिशा में अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगला है हुक का नियम, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हुक का नियम क्या होता है, तो हुक का नियम, उससे पहले ये देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय कथन है ना, छोड़ दे बीच में, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। सिंपल शब्दों में देखें तो यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। के आई मतलब गतिज ऊर्जा, पहली और अंतिम वाली होती है उसमें। तो क्या बोलेंगे, अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, सभी बल जो उस पर कार्य कर रहे हैं वो उसमें गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जो भी कार्य हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर के एफ माइनस के आई, ठीक है। ये गतिज ऊर्जाओं में जो परिवर्तन हुआ वो इस कार्य के बराबर होगा जब हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, तो इसी को बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अगला है हुक का नियम, लिखिए। तो हुक का नियम क्या है, हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्थता, अगर किसी वस्तु में प्रत्यास्थता है तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल में विकृति उसके समानुपाती होती है, जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है, यही हुक का नियम है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यही हुक का नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयतन विकृति किसे कहते हैं। तो आयतन विकृति मतलब आयतन में परिवर्तन हो जाना, जैसे किसी पदार्थ की सभी दिशाओं में अगर हम उस पर दबाया जाए, उस पर बल लगाया जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, उसी को आयतन विकृति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका सूत्र पूछे तो आयतन विकृति ई वी बराबर लिखेंगे डेल्टा वी, ये जो आयतन जो बदल गया है, परिवर्तन हुआ, और नीचे लिखेंगे मूल आयतन जो पहले आयतन था, ये अपने एक सूत्र बनता है इसका, ठीक है। अगला है प्रत्या, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ होना चाहिए था ऐसे प्रत्यास्थलक, ठीक है ना, इस प्रकार से होना चाहिए था। प्रत्यास्थलक को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या होता है, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यास्थलक उन बहुलकों को कहते हैं जिनमें श्यानता के साथ साथ प्रत्यास्थता भी पाई जाती है, उसमें अंतराणुक बल जो होता है बहुत कम होता है और इनका यंग प्रत्यास्थ गुणांक बहुत कम होता है, ठीक है। ये सिंपल सी परिभाषा है, ये परिभाषा आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। फिर है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध लिखिए, ठीक है। तो इनमें संबंध क्या होता है, तो बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टाउ से, टाउ ऐसे होता है, ये इसको टाउ बोलते हैं इस साइन को, ठीक है ना, ये टाउ है। और कोणीय संवेग का क्या संबंध होता है इससे, तो कोणीय संवेग को दिखाते हैं हम डेल्टा, यहाँ पे लिख दिया हमने जे अपॉन डेल्टा टी, ये इनमें संबंध होता है, ठीक है। ये अपना कोणीय संवेग है और ये अपना बल आघूर्ण है, यानी टॉर्क, जिसको इंग्लिश में टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। और इस साइन को बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, टाउ, टाउ, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अब यहाँ से आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इनको देखेंगे। पहले क्वेश्चन पूछा कैसे गया इनको देखते हैं, फिर इनका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहला हमसे पूछा गया है कि 1/2 mv² mgh, इनको विमीय दृष्टि से आपको सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना, जिसमें आपको बोला है m द्रव्यमान है, h ऊंचाई है, v वेग है, g गुरुत्वाकर्षण है, इसको देखेंगे। फिर ग्राफीय विधि से आपको प्रथम और द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न करना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्युत्पन्न करने वाले 3 तरीके हैं अपने गति के समीकरण, तीनों को अलग अलग तरीके से प्रूव करना, जिसमें आपको ग्राफीय विधि पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही ग्राफ से तीनों अपने प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। अगला पूछा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ पर वलय होता है, इसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा है कि उत्तर दिशा में कोई बोट जा रही है इस वेग से, ठीक है ना, इस क्षेत्र में जल धारा इस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, और जल धारा की दक्षिण दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है, तो आपको यहाँ पे परिणामी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, ठीक। कोई बल्लेबाज है जो इस हिसाब से आरंभिक चाल से उसके तरफ कोई बल्लेबाज गेंद को मारता और बिना गेंद के वेग में परिवर्तन किए सीधे उसी दिशा में वापस भेज देता है। गेंद का वजन अगर 0.15 kg है तो आप आवेग पता करिए,
ठीक है, आवेग पता करते हैं। फिर हमसे ग्रहों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल तो पूछे जाएंगे, साथ में परिभाषा और शुद्ध सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्रहों की गति के केपलर के नियम लिखने, फिर है पोइसो अनुपात क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, पृष्ठ तनाव ये किन पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर हमसे पूछा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। फिर अपने को ये एक बल दे रखा है और बल आघूर्ण यानी टॉर्क ज्ञात करना है, ठीक है ना, मतलब टाउ, ये टाउ, ये वाला जो अभी बनाया था ये वाला वापस बनाता हूँ, ये ऐसे बनाया था, ठीक है ना, इस प्रकार से टॉर्क, ठीक है। अगला देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं कि यहाँ से आपको 2-2 नंबर के सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके हाफ ईयरली में 70% सिलेबस आने वाला है, कितना 70%, तो उस हिसाब से आपके 70% में जितने भी चैप्टर आते हैं वो आएंगे, ठीक है। और पूरे राजस्थान में एक ही पेपर आएगा, तो आपको ये पेपर बड़े बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको अधिकतम सुरक्षित चाल का सूत्र विस्थापित करना है, स्थापित करना, बनाना है। फिर है दो पिंडों के बीच में जो प्रत्यास्थ एक वी में टक्कर के बाद और परस्पर वेग बदल जाते हैं, इसको साबित करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना, कि पृथ्वी की गहराई में जाने पे जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, या फिर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड उसकी चाल होती है पलायन वेग, ये साबित करिए, ठीक है। ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बर्नौली का सिद्धांत हो गया, ठीक है, और उसके लिए आवश्यक चित्र बनाना, बर्नौली का समीकरण व्युत्पन्न करना, श्यानता को परिभाषित करना, स्टोक का नियम लिखना, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, एक समबाहुभुज त्रिभुज के शीर्षों पर रखे तीनों कोणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको ये दे रखा, भुजा की लंबाई दे रखी है, जड़त्व आघूर्ण ये दे रखा है, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं। ये जो परिभाषा हमने अभी बोली है वो यहाँ पे रही, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, ये हमने बात कर ली। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है, ठीक है ना। हुक का नियम अभी हमने बात की कि क्या, हुक का नियम होता है कि अगर हमने प्रतिबल लगाया है तो उसमें विकृति जो होगी उसके समानुपाती होगी, मतलब किसी चीज पे हमने जितना बल लगाया उतनी ज्यादा विकृति होगी, ठीक है ना। इसके लिए F बराबर के एक्स ये सूत्र ले सकते हैं। के यहाँ पे क्या होता है, अपना स्थिरांक होता है, F बल होता है, और x जो है विस्तार यानी जितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला आयतन विकृति की परिभाषा हमने बात कर ली, यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। प्रत्यास्थलक ये बात कर चुके हैं। बल आघूर्ण टॉर्क का सूत्र हमने देख लिया, ठीक है ना। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको क्या बोला था पहले क्वेश्चन में, कि आप ये साबित करिए कि 1/2 mv² ये होता है गतिज ऊर्जा अपने, और ये होती है अपने स्थितिज ऊर्जा। इनको विमीय दृष्टि से सही साबित करना है। तो विमीय दृष्टि से सही साबित करने के लिए आपके पास क्या था, बाएं पक्ष, पहले आपने लिख दिया बाएं पक्ष, इसकी विमा लिख दी। आप जानते हैं जो 1/2 है ना, ये नियत है, तो इसका कुछ नहीं करना, आपको लिखना ही नहीं है। आपने द्रव्यमान की विमा लिख दी m, और v², v यानी वेग, वेग की विमा L t-1 ये लिख दिया आपने, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर इसको हमने समीकरण 1 बना दिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया। स्क्वायर किया टी का, तो टी का माइनस में स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे L² हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर देखिए दूसरे में mgs दे रखा था, द्रव्यमान है, और जी की जो विमा होती है त्वरण की वो हमने लिख दी L t-2 लिख दी, और h ऊंचाई यानी लंबाई लिख दी L। तो इसका समीकरण ये बन गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों सेम है मतलब ये दोनों इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि विमीय दृष्टि से ये सही है, ठीक है ना। अगला 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आप गति के प्रथम और द्वितीय नियम को ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए। अगर ग्राफीय विधि से अपने को सॉल्व करने बोले तो अपने को पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपने ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। कोई कण यहाँ पे प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग उसका यहाँ तक दिखाया हमने, यहाँ तक गया है कोई कण, ठीक है ना। अगर यहाँ तक गया है तो उसका प्रारंभिक u, अंतिम वेग v हो गया इधर, ठीक है, क्योंकि ये वेग को दिखा रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ वेग, ठीक है ना। और ये दिखा रहा है अपने समय, टाइम को, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कौन बन रहा है, यहाँ पे इसके नाम लिख दिए कि A B C D E O S, ठीक है ना, सारे यहाँ नीचे टाइम लिख दिया। अब देखिए अगर हमें पहला समीकरण साबित करना है, गति के प्रथम समीकरण, तो उसके लिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज उठाएंगे, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ABC में tan थीटा, ये क्या है अपने tan थीटा, क्योंकि हमें भुजा ये चाहिए। tan थीटा होता है क्या, tan थीटा होता है लंबाई बट्टे
आधार, ठीक है, सॉरी लंब बट्टे आधार बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एल बट्टे ए होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा में लंब कितना अपना BC है, हमने लिख दिया BC, ये लंब है, और आधार है AC, ये रहा AC। अब समय जो यहाँ तक लगा वो सेम ही समय यहाँ रहेगा, और ये क्या है, ये है अपना इन दोनों के बीच का अंतर v माइनस यू, तो हमने यहाँ लिख दिया v माइनस यू। और tan थीटा जो होता है वो त्वरण को दिखाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a। तो इससे अपना पहला समीकरण हमने वज्र गुणन करा है और पहला समीकरण अपने पास साबित हो गया, ठीक है ना, v बराबर u प्लस ए टी। फिर दूसरे के लिए सेम काम करना है, यहाँ पे अपने को विस्थापन निकालना पड़ेगा, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए सूत्र क्या आएगा, सूत्र होता है अपने कौन सा विस्थापन, ये वाला जो हमने इधर बनाया ना, ये वाला इसमें। तो इसके लिए अपने s निकालना, तो s के लिए क्या सूत्र होगा, समलंब चतुर्भुज ABDO। हमने ABDO लेंगे, कौन सा, ये ABDO, ये वाला लेंगे, ठीक है। ये समलंब है, क्यों, क्योंकि ये दो समांतर भुजाएं हैं और बीच में ये एक 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो दो समांतर भुजाओं, अच्छा इसका सूत्र क्या होता है कि दो समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, और आगे लगा देते हैं हम सूत्र के अनुसार 1/2, ठीक है ना। तो सूत्र होता है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो हमने समांतर भुजाएं अपने पास एक v है एक u है, u और v दोनों लिख दिए, और अपने पास ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई दे रखी है अपने t। देखिए समांतर भुजाएं क्या है, ये दोनों एक u और ये v, यहाँ से यहाँ तक v है, तो ये समांतर भुजाएं होगी और ऊंचाई होगी अपनी t, ठीक है ना। ये हमने सूत्र लगा दिया और यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब हम जानते हैं कि s बराबर 1/2 u प्लस ए टी। अब इस v का मान हमने ऊपर पहले समीकरण में निकाला था, क्या निकाला था, u प्लस ए टी। तो v जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये v की जगह हमने ये यहाँ पर लिख दिया, तो इससे अपने इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप्य का पथ पर वलय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रक्षेप्य बनाना है, ठीक है ना। अब प्रक्षेप्य बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये u cos थीटा होगा, जिसके साथ कोण बनता है वो cos थीटा होता है, और ये u sin थीटा होगा। यहाँ पे u वेग से किसी चीज़ को हमने ऐसे ऊपर की ओर फेंका है, तो वो ऐसे आके ही गिरना उसको तय है, ठीक है ना। तो माना वस्तु को o से, यहाँ पे o मान लीजिए, o से थीटा कोण के साथ फेंका है, तो u वेग पर दो घटक होंगे। अब इसके घटक दो होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक होता है अपने ये क्षैतिज घटक है, और ऊपर वाला जो होता है अपने ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो क्षैतिज घटक जो होगा वो क्या होगा अपने u cos थीटा, हमने कहा नीचे वाला ये cos थीटा होगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा u y, ये जो ऊपर की ओर है ये अपने u sin थीटा होगा, क्योंकि जिसके साथ थीटा एंगल होता है वो cos होता है, दूसरा sin होता है, ठीक है। अब माना t समय में विस्थापन तो हो गया x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया y, मतलब अगर इधर चीज गई है तो वो विस्थापन x मान लेंगे, ऊपर जो चीज गई है उसको हम मान लेंगे y, ठीक है। तो क्षैतिज घटक x अक्ष के अनुदिश, मतलब जो हमारा ये x अक्ष है, ये x अक्ष है इसके अनुदिश, और फिर ये y अक्ष के अनुदिश भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए x अक्ष के अनुदिश गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें त्वरण समय सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला लगाया, ठीक है। अब इसमें हमको लिखना क्या है, हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे त्वरण जो होता है इस दिशा में x अक्ष में, वो त्वरण हमेशा जीरो होगा, y में जीरो नहीं होता, x में हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने u का हमने बोला u cos थीटा है, बाकी t का t लिखिए, सेम लिखिए, और यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन जीरो लिखना है। तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा जीरो लिखते ही, तो अपने पास ये चीज़ बच गई, और यहाँ से अपने टाइम निकाल दिया, टाइम अलग कर दिया, और ये u cos थीटा इसके नीचे चला गया, क्योंकि इसके साथ गुणे में था ना, तो इसके साथ भाग में आ गया, तो ये समीकरण 1 बन गया। ये सेम काम अपने को कहाँ करना है, ऊर्ध्वाधर हेतु y अक्ष के लिए भी करना है। तो देखिए समीकरण दूसरा ही लगाएंगे, इस बार क्या होगा, दूरी जो होगी y में होगी, ठीक है, क्योंकि उधर x पे तो क्या थी, हमने x ही माना था, इधर अपने दूरी x मानी थी, इधर y मानी थी, ठीक है ना। y हो गया, और u कितना था, u sin थीटा था, और a यहाँ पे क्या होगा, a होगा a y बराबर होगा -g, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो g का जो मान होता है वो घटता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है, ठीक है ना, ax तो होता है जीरो, याद रख लीजिएगा, ax होता है जीरो, लेकिन जो ay होता है वो -g होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रखी, ठीक है। उसके बाद देखिए
टी का मान समीकरण 1 से, टी का मान जो समीकरण 1 में अपने को टी मिला है वो इसमें रख देंगे। तो देखिए ये था यू साइन थीटा था, यहाँ पे टी की जगह हमने ये मान रख दिया, 1/2 जी लिख दिया और टी की जगह ये मान रख दिया, ठीक है ना। यही था अपने पास, टी जहाँ पे था वहाँ पे हमने एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख दिया। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो अपने को यहाँ पे मिला है एक्स टेन थीटा। टेन थीटा कैसे मिलेगा, देखिए कि यहाँ पे साइन बट्टे कॉस होगा ये, तो साइन बट्टे कॉस टेन हो गया, ठीक है। यू से यू यहाँ पे कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स बच गया और टेन थीटा और माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा अपने ये u है तो u का यहाँ स्क्वायर हो गया और cos का भी स्क्वायर हो गया, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर, दो यहाँ पे पड़ा था, 2 यहाँ पे लिख दिया, g ऊपर था लिख दिया, और ये जो माइनस यहाँ पे था यहाँ आगे हमने माइनस लगा दिया, और x का स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर। अगर y और एक्स स्क्वायर ये इस फॉर्म में कोई भी अपने को समान समीकरण मिल जाए, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसके रूप में मिल जाए तो वो हमेशा परवलय होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने जो भी थीटा है, चाहे ये थीटा हो ये और जी यू, ये सारे नियत होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से ये लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 जो हमारे ये आया इसका रूप कैसा है, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के समान है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलय होता है, ठीक है। अगला बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अपने को यहाँ पे घटक दे रखे थे, उसमें मोटर बोट उत्तर दिशा में जा रही है, उसका जो वेग है मोटर बोट का वो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, वी बी, यानी मोटर बोट का वेग, वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना। मोटर बोट का वेग वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल धारा का वेग वो लिख दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा कि इसमें आप है ना वो बताइए क्या, कि निकालिए परिणामी वेग, निकालिए परिणामी वेग। तो उसका सूत्र अपने पास पड़ा है। दिक्कत यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे थीटा कितना लें, तो थीटा ध्यान रखिए अपने क्वेश्चन में तो 60 डिग्री दे रखा है, उन्होंने बोला था क्या कि जो थीटा है वो आपके दक्षिण से पूर्व की ओर 60, ये दक्षिण है, इससे पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री यहाँ पे बना, ये 60 हुआ। लेकिन अपनी बोट इधर जा रही है, जलधारा इस तरफ है, तो ये बाकी बचा ना ये वाला अपने को लेना पड़ेगा। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो 60 उसमें से कम कर दे तो पीछे 120 डिग्री बचेगा, तो हमको थीटा लेना है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे सबकी, 10 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कर देंगे जो अपने पास वेग थे, प्लस 2 जानते हैं अपने क्या होता है, p प्लस क्यू प्लस 2pq कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हमने ये वैल्यूज रख दी, ठीक है। और कॉस 120 है उसकी वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। इन सबको हमने अगर सॉल्व किया तो पीछे अपने आंसर आएगा 21.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा आपके। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला एक और न्यूमेरिकल दिया था हमसे, क्वेश्चन नंबर 8, कि एक बल्लेबाज है जो गेंद उसकी तरफ आती है तो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी तरफ आई, वापस उसने उसी डायरेक्शन में, अगर बॉल ऐसे आई है और वापस उसी डायरेक्शन में भेज दी, तो यहाँ पे हमने अंतिम वेग को क्या मान लिया, माइनस, ठीक है ना। और सेम वेलोसिटी से भेजी है, सेम वेग से, तो -12 मीटर पर सेकंड ले लिया। और गेंद का द्रव्यमान अपने को, बॉल का जो मास है वो दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। अब हम जानते हैं आवेग क्या होता है, अपना इम्पल्स क्या होता है, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। जो अपने प्रारंभिक संवेग है और अंतिम संवेग में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम आवेग कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें m सेम है तो m यहाँ लिख दिया, u माइनस वी कर दिया, ठीक है। m द्रव्यमान पता है अपने को 0.15, और यहाँ पे हमने लिख दिया 12 माइनस, और जो अंतिम वेग है वो -12 है, तो यहाँ दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 24 बन गया, इसका गुणा किया तो अपने पास आंसर आ गया इम्पल्स, यानी अपने पास जो आवेग आया वो आया है 3.6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। फिर अगला क्वेश्चन था आपने लिए कि केपलर के नियम बताइए। केपलर के तीनों नियम की परिभाषा बड़े बेहतरीन ढंग से लिखी हुई, यहाँ से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घ वृत्ताकार होती है, कोई भी ग्रह होता है ना उसकी कक्षा दीर्घ वृत्त होती है, और सूर्य इस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। कहने का मतलब सूर्य बीच में होता है और यहाँ पे बाकी ग्रह ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बोला, गोल गोल एक अपनी कक्षा फिक्स कक्षा होती है उसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बोला, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इन्होंने ये बोला।
क्या कि अगर ये सूर्य है और यहाँ पे कोई ग्रह अगर घूम रहा है, तो अगर पहले ग्रह यहाँ पे था फिर वो यहाँ पे आ गया, तो ये जो इसमें समान समय अंतराल में ये जो क्षेत्रफल है, ये अगर इधर और इधर सेम टाइम है, टाइम समान ही है, तो ये क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसने कहा, केपलर का ये दूसरा नियम था। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा इनका नियम था कि सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो टी स्क्वायर समानुपाती होगा आर क्यूब के। ठीक है ना, ये इन्होंने अपना तीसरा नियम दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आप वास्तु अनुपात क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, तो यहाँ पे उनको भी देख लीजिए। ठीक है, वास्तु अनुपात क्या होता है, पार्श्व विकृति व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व का अनुपात कहते हैं। इसका मान 0.0 से 0.5 के बीच में होता है। ठीक है, अगला था आपने प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या होता है, ये होता है अपने प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जैसे प्रतिबल बटे विकृति होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतिबल की परिभाषा। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। मतलब प्रत्यानयन बल जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है उसको प्रतिबल कहते हैं। इसकी विमा, वी में सूत्र याद रखना, ML-1 T-2। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा था पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, द्रव तथा संपर्क सतह की प्रकृति पर, ये उस द्रव और संपर्क जितना टच हुआ उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, और द्रव में उपस्थित अशुद्धियों पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है क्या, कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, और ये जो पृष्ठ तनाव होता है ये सहसंजक बल होता है। ठीक है ना, और सहसंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं में लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक होता है। दूसरा आसंजक बल होता है, वो क्या होता है कि वो विभिन्न पदार्थों के अणुओं पे लगता है, ये एक ही पदार्थ के अणुओं पे लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या था कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा आपको साबित करनी है। क्या गजब का ही क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना है। तो क्या होता है कि किसी स्प्रिंग को दबाने और खींचने से जो कार्य होता है उसे हम स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। हुक का नियम कहता है कि किसी चीज़ को जितना हम खींचेंगे उसमें उतना ही विस्थापन होगा, यानी प्रत्यानयन बल समानुपाती होता है विस्थापन के। तो ये बल, और यहाँ पे हमने विस्थापन को दिखा दिया x से, और यहाँ पे आप जानते हो कि जिस साइड बल लगा है विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है ना, मतलब बल विपरीत दिशा में लगेगा, विस्थापन अलग दिशा में होगा, स्प्रिंग अपने आप को वापस खींचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इस प्रकार से सूत्र बनेगा। जो माइनस है यहाँ पे, माइनस ये दिखाता है कि ये जो प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत है, और k है ये बल नियतांक है। अब हम इस सूत्र को साबित करते हैं कि सूत्र होता क्या है। ठीक है ना, माना स्प्रिंग में अल्प विस्थापन हुआ dx, ठीक है, और प्रत्यानयन बल नियत होता है इसमें, और स्प्रिंग पे किया गया कार्य dw बराबर होता है f dx के। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है उसकी जगह हमने फोर्स, इस बल की जगह ये विस्थापन लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हमने, यहाँ पे बन गया अपने पास सूत्र क्या, F बराबर kx ये होता है। तो हमने फोर्स जो हमने ऊपर बात की है यहाँ पे dx की जगह लिख दिया है। ठीक है, फोर्स की जगह लिख दिया मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको खींचे तो किया गया संपूर्ण कार्य यहाँ समाकलन करने पे निकल आएगा। जैसे देखिए, अगर हमने उसको खींचा तो 0 से x तक हो गया होगा, और 0 से x तक का समाकलन हमने किया। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए, उसके बेस पे ये हो जाएगा आराम से। तो अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा सूत्र अपने, W बराबर 1/2 kx²। यही किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, और कैसे साबित करना है यहाँ से आप नोट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। फिर आपसे पूछा था कि अपने एक बल लगा है और बल आघूर्ण आपको निकालना है, टॉर्क निकालना था। ठीक है ना, 13वां क्वेश्चन जो था आपने उसका आंसर यहाँ देखिए। तो ये अपने फोर्स है,
ये अपने आर है, जितना उसमें सदिश जो आर सदिश से कण पे बल लगने पे जो स्थिति में परिवर्तन आया वो है। तो बल आघूर्ण टाउ, टाउ क्या होता है, अपने सूत्र होता है आर सदिश इंटू एफ सदिश, ठीक है। इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस प्रकार से इनको लिख दिया। अब देखिए हमको आई सदिश चाहिए ना, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये 5 आ गया, क्यों, -5 और -1 दोनों प्लस के हो गए, और बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा। फिर इन दोनों का गुणा किया 1 और 3 का, तो यहाँ पे -3 आ गया, आई कैप लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको हर बार माइनस ही लगाना है, ठीक है। फिर अब जे कैप लिख रहे हैं, इसको भूल जाओ। अब -5 और 1 का किया तो माइनस का 5, -1 और 7 का किया तो -7, और बीच में माइनस का साइन ही आना था, ठीक है। जे कैप यहाँ प्लस लगाना है आपको हर बार। फिर अब इसको लिख रहे हैं, तो ये देखो 3 एकम 3 और 7 एकम 7, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसको जब सॉल्व किया तो अपने पास आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो अपना टॉर्क होगा वो इस प्रकार से निकल आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में जो अपने बड़े क्वेश्चन हैं उसके आंसर आप ढूंढिए। आपको अगर समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। जैसे अपने सेक्शन बी के ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर वाले, फिर ये 4-4 नंबर वाले, जिसमें शॉर्ट में परिभाषाएं और सूत्र स्थापित करना और साबित करना, ये वाला सारा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।